हरियाणा में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। कहा, सख्त आदेश के लिए मजबूर न करें। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर 53% किया। आदेश 1 जुलाई 2024 से रहेगा प्रभावी। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, पार्टी हरियाणा में 5 नवंबर से सदस्यता अभियान की करेगी शुरुआत। 50 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य। सरकार मिशन मोड में कर रही है काम। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कल नई दिल्ली में हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं में हुई इस बैठक में मेट्रो रेल और आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन को मंजूरी दी गई। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के पालम विहार से एयरपोर्ट तक मेट्रो को जोड़ने पर विचार किया जाएगा और 2 अलग अलग लाइन बिछाने पर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सराय कालेखां से धारूहेड़ा तक जाने वाली आरआरटीएस को बावल व राजस्थान के शाहजहांपुर तक चालू करने पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार बहादुरगढ़ से असौदा मेट्रो लाइन का अध्ययन, बल्लभगढ़ से पलवल, गुरुग्राम के सेक्टर 9 से बाड़सा एम्स तथा दिल्ली के ढांसा से बाड़सा एम्स का अध्ययन, सराय कालेखां से पानीपत तक जाने वाली आरआरटीएस को करनाल तक बढ़ाने का अध्ययन करवाया जाएगा। एयरपोर्ट तक ले जाया जाए तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे। बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक इस लाइन को भी तेज गति से बनाया जाए। एम्स बाड़सा, इसको भी 2 साइड से जोड़ने की बात आई है। एक गुरुग्राम सेक्टर 9 से एम्स बाड़सा और एक ये जो नजफगढ़ की लाइन है ढांसा बांध से लेकर के और एम्स तक, इसकी भी स्टडी ये की जाएगी। और मेट्रो के साथ साथ जो आरआरटीएस की यानी रीजनल रेल सर्विस, रैपिड रेल सर्विस इसको कह सकते हैं, इस पर भी एक लाइन सराय कालेखां से पानीपत तक जो पहले प्रपोज्ड है वो सैंक्शनड है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम, फरीदाबाद, जेबर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। आरआरटीएस सीधा करनाल को जाएगी, उसका भी बड़ा लाभ मिलेगा। और चाहे हमारा एक्सटेंड है बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जाने के लिए है मेट्रो रेल, और चाहे गुरुग्राम का इंटरनल है, एम्स है, एम्स को जोड़ने की बात है। आज अगर आप देखते हैं डबल इंजन का ही कमाल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस गति से हरियाणा आगे बढ़ेगा, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम गति से होते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुए। गलत जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। वहीं हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। एक्यूएमसी के गठन के 3 साल बाद भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर आयोग और सरकारें गंभीर नहीं हैं। सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए।
कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को ये संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ये पिछले 3 सालों से हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समाचारों में प्रकाशित खबर के आधार पर पंचकुला व लुधियाना की हवा में हैवी मेटल इंडेक्स के अधिक कण मिलने पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर मोहन ने बताया कि हैवी मेटल इंडेक्स की अनुमेय सीमा पंचकुला में 8 है, परंतु आजकल पंचकुला में यह करीब 10.75 पाई गई है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा, दिल्ली व पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को वायु एवं जल सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुपालना करके उसकी रिपोर्ट जमा करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लुधियाना और न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा पाया गया है। इसकी परमिसिबल लिमिट 8 है और पंचकुला में 10.75 के करीब पाया गया है। तो ऑनरेबल एनजीटी ने इसको संज्ञान में लेते हुए हम सबसे इसके लिए कंप्लाइंस सबमिट करने को मांगा है कि हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एयर एंड वाटर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुसार अपनी कंप्लाइंस सबमिट करें। इसको देखते हुए जो एट प्रेजेंट ह्यूमन हैवी मेटल एक्सपोजर इंडेक्स है वो 8 परमिसिबल लिमिट है इसकी, और जो कि पाया गया है 10.75। एज सच पंचकुला में वातावरण पोल्यूशन इंडेक्स ठीक रहता है, बट कुछ आजकल का मौसम ऐसा है उसको देखते हुए स्टबल बर्निंग हो रही है जिसको देखते हुए ज़्यादा आ गया होगा। तो इसको देखते हुए हम देखते हुए इसके खिलाफ जो भी एक्शन जिस भी इंडस्ट्री पे बनता है हम एक्शन लेंगे। पंचकुला में जितनी भी हमारी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं हम उनके कंप्लाइंस चेक करेंगे। अगर किसी भी इंडस्ट्री से कोई मेटल बाहर जाता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रदेश सरकार लगातार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में हिसार जिला प्रशासन द्वारा भी पराली प्रबंधन के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि अब तक फसल अवशेष जलाने के 19 मामले सामने आए, जिसमें से 11 मामले सही पाए गए। पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर की गई है और साथ ही जुर्माना लगाया गया है। कृषि विभाग व प्रशासन द्वारा गांव-गांव में जाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी समझना चाहिए कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, इससे बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसानों को फसल प्रबंधन को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिसार जिला में बरवाला, उकलाना, नारनौंद व हांसी में धान का उत्पादन अधिक होता है। नारनौंद व हांसी के किसान जागरूक हैं और वे पराली प्रबंधन को अपना रहे हैं। इनमें से 11 केसेस करेक्ट पाए गए हैं, बाकी के 9 फायर लोकेशंस थी वो 11 जो हैं लोकेशंस पे हमने एफआईआर कराया है, फाइन भी किया किसानों पे, प्यूनिटिव एक्शन किया गया है, एफआईआर कराया। लेकिन फिर भी देखिए किसान ने भी अपनी फसल का प्रबंधन समझना होगा कि इस तरह से करे कि भाई किसी को स्वास्थ्य का नुकसान ना हो। इसके लिए जैसे बताया गया, जैसे बेलर्स का प्रबंधन है, हिसार में अभी बेलर्स के उतने नंबर्स नहीं है, लेकिन इन सीटों के जो प्रबंधन है वो हमारा काफ़ी अच्छा है। उसमें हमारे पास जैसे है कंबाइन प्लस एसएमएस की जो फैसिलिटी है, जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें उन दोनों को इकट्ठा यूज करना। हमारे पास जो साइजेबल काम है, जो हमारा उकलाना और परवाला का वो काम खत्म हो चुका है, वहाँ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। हांसी और नारनौंद अभी शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। आज वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर 53% किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी इससे राहत मिलेगी। इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से ही प्रभावी रहेंगे। इससे पहले सरकार ने जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था। तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए 46 से बढ़ाकर 50% किया गया था। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 5 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कल दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान से पहले 26 अक्टूबर को रोहतक में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सांसद, विधायक,
प्रत्याशी, मेयर, चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन आदि शामिल होंगे। इस बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और अभियान की सफलता के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के लिए प्रदेश टोली का भी गठन कर लिया गया है। वेदपाल एडवोकेट को प्रदेश संयोजक बनाया गया है तथा 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और पार्टी ने जनहित में जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का काम लगातार जारी है। करने के लिए पहली बैठक हमारी 26 तारीख को, जिसमें हमारे सभी सांसद, विधायक और चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी, सभी मेयर, सभी चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन और जो हमारी जिलों की टोली बनेगी वो सभी सदस्य, इस प्रकार से एक बैठक 26 तारीख को रोहतक में भी रहेगी। मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बीमार है। कांग्रेसी नेताओं के विचार बुढ़ापे के प्रतीक हैं, इसलिए कांग्रेस को अच्छे इलाज की जरूरत है। बड़ौली ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है। शारीरिक रूप से बुढ़ापे की ओर है। पूर्ण रूप से कांग्रेस के जो नेताओं के विचार हैं वो बिल्कुल बुढ़ापे का प्रतीक है और वो घटत की तरफ है, वो घटती जा रही है और इसी प्रकार से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस पार्टी घटती रहेगी। जो आदमी अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पर थोपने का काम करते हैं, ये उस आदमी की गलती है और राजनीतिक रूप से एक सरकारी जिम्मेवारी, एक सरकार का मुखिया इस प्रकार का बयान दे, और जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था और वो सीधा दोषी ठहराते हैं हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को, राजस्थान के किसान को। वहीं मोहनलाल बड़ौली ने हरियाणा के सह चुनाव प्रभारी रहे विप्लव कुमार देब और हरियाणा भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा में शुरू होने वाले आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दोनों नेताओं को दी। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की जनता का भरोसा भाजपा में बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों ने स्पष्ट बहुमत देकर साबित कर दिया है कि जनता विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा भी तेजी से विकसित राज्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कल रोहतक में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने अपना विश्वास जताकर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मंत्रिमंडल का गठन होने के साथ ही पूरी सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत 2 कार्यकाल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के चलते ही प्रदेश की जनता ने तीसरी बार बीजेपी के हाथों में सरकार की बागडोर सौंपी है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का खास तौर पर जिक्र किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरे एक्शन मोड के अंदर काम कर रहे हैं और एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते हम सबको ये हिदायत है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी सरकार के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं या होने चाहिए, उन सब का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट दें और किसी भी किस्म की कोताही, जनता के हित में जो सरकार एक एक्शन मोड में आके और जो सरकार काम कर रही है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। पंजाब के अंदर पूरी तरह से सरकार फेल है, ना कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, ना कोई कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर दी जा रही है, ना पंजाब में नशे के ऊपर कोई कंट्रोल किया जा रहा है, ना लैंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल किया जा रहा है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में धड़ेबाजी है, वो सारी जनता के सामने है। अब वो तो जो राहुल गांधी और वो सोनिया गांधी निर्णय करेंगे वही होगा, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, किसको चुनते हैं किसको ना चुनते, उसमें हमारा कोई इसमें टिप्पणी नहीं।
चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास संत कबीर कुटीर में आज संत आशीर्वाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद से दिनेश स्वामी धर्मदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, दयानंद सरस्वती, जितेंद्रनाथ सरस्वती, स्वामी संपूर्णानंद महाराज, स्वामी कालिदास सहित अनेक साधु संतों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से प्रदेश की सेवा का मौका मिला है। धर्म और राजनीति का एक संबंध है, समाज को सही दिशा दिखाना और उसे तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करना। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज संतों का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मनोहर लाल की खड़ी की गई विरासत को लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ाएंगे। सरकार का धर्म और राजनीति उसका एक संबंध है। सभी संतों का आशीर्वाद कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े, मजबूत हो। हर हरियाणवी की, हर देश के लोगों की एक ही इच्छा रहती। आप सबके आशीर्वाद से देश ने भी और प्रदेश ने भी एक नई करवट ली है। आप सबके इस आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का मैं दिन रात काम करूंगा। कुछ निर्णय भी लिए गए जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को डायरेक्ट मिला है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हम समाज की बेहतरी और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले का समर्थन करते हैं। संत समाज का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और समाज को बुराइयों से बचाना है। तो पूरे विश्व को आवश्यकता है, तो जो विश्व को चाहिए, विश्व बंधुत्व और किसके पास है? वसुदैव कुटुंबकम का भाव और किसके पास है? शांति और सद्भाव का उद्घोष विश्व को कहां से मिल सकता है? वो केवल सनातन से, वो केवल भारत से। इसलिए भारत की वो परंपराएं सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, वो बहुत आवश्यक है। और जो उन परंपराओं के संरक्षण में साथ दे, संतों का आशीर्वाद तो उन परंपराओं के साथ है, सनातन के साथ है। और जो सनातन के गौरव की खुले रूप में बात करेंगे, संत वही तो अपना आशीर्वाद देंगे ना। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत से पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके विस्तार से तीर्थयात्रियों के लिए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। पाकिस्तान द्वारा लगाए जाने वाले यात्रा शुल्क $20 प्रति यात्री को हटाने के संबंध में तीर्थ यात्रियों के लगातार अनुरोध के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर तीर्थ यात्रियों से इस प्रकार का कोई भी शुल्क न लेने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिख समुदाय को उनके पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी। इस बार दिवाली पर बाजारों के साथ साथ घरों में भी एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कभी चाइनीज सामान से सजे दिखने वाले बाजारों में इस बार स्वदेशी सामान की धूम है। खरीदार भी स्वदेशी सामान की खरीद को तवज्जो दे रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान से संभव हो सका है। इस अभियान को करनाल में अमली जामा पहनाने का काम कर रहा सेवा भारती संगठन सेवा भारती संस्था ने स्वदेशी लाइटें, झालर और एलईडी बल्ब तैयार किए हैं। ये उत्पाद चाइनीज सामान की तुलना में उत्तम क्वालिटी और सस्ते भी हैं। गांव की 200 से अधिक महिलाओं के छोटे छोटे समूह कई महीनों से लड़ियां तैयार करने में जुटे हैं। संस्था के व्यवस्था प्रमुख राम मेहर ने बताया कि यहाँ आश्रम में 2020 में काम शुरू हुआ। तब समूह की 55 महिलाओं की सहायता से 10,000 लड़ियां बनी थी। इस बार 25,000 लड़ियां बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों में भी रंग बिरंगी लड़ियों की खूब मांग है। इनमें तिरंगा लड़ियों के ऑर्डर सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। राम मेहर ने बताया कि हमारी लड़ियों से इस बार अयोध्या का राम मंदिर भी रोशन होगा। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की अपील करते हुए कहा कि इससे देश में रोजगार बढ़ सकेगा।
पा रहे हैं। इतनी संख्या में हमने लड़ियां बनाई हैं, 25,000 के करीब लड़ियां हम बना चुके हैं। संपूर्ण हरियाणा में ये लड़ियां उपलब्ध होंगी। पहले तो आप जहां से भी हैं वहां से लड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सेवा भारती के प्रांत कोषाध्यक्ष रोशनलाल गुप्ता व संरक्षक ओम प्रकाश अत्रेजा ने कहा कि यहां आश्रम में आसपास की बस्ती और पास के ही कई गांवों की महिलाएं आकर लड़ियां बनाने का काम करती हैं। इस बार महिलाओं ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समूह की महिलाएं लड़ियां बनाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। दूसरे साल 13,000, तीसरे साल 16,000, चौथे साल 21,000 और इस बार 28-29,000 लड़ियां बनी हैं, जो पिछले वर्षों में भी और अब भी हमारे पास लास्ट में कोई लड़ी नहीं बचती, सारी चली जाती हैं, क्योंकि ये पूरे प्रांत में समाज को उपलब्ध कराई जाती हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, केवल निर्माण लागत पे हम ये इनको उपलब्ध कराते हैं समाज को, क्योंकि व्यापार करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चीन की लड़ियों का बहिष्कार। लड़ियां बना रही महिलाओं ने बताया कि अब घर बैठे ही काम मिल गया है, जिससे आमदनी भी हो रही है। हम घर पर सामान ले जाकर लड़ियां तैयार करती हैं। इस बार हमारे समूह ने 2 गुना लड़ियां बनाई हैं, जिससे कमाई भी 2 गुना हुई है। हाँ, बस्ता अपने देश में रह रहा है, अपना पैसा बाहर नहीं जा रहा है। अपने देश की ही लड़ी इस्तेमाल करे और यहाँ का एड्रेस लेके यहाँ तक पहुंचे। ये तो स्टार्टिंग से बनाना शुरू करें, मैं सर्किट लगाती हूँ यहाँ पे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सिरसा में जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला जेल में बंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जिला जेल के निरीक्षण के बाद रेणु भाटिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिरसा को जिस तरह नशे का टैग मिला है, वहीं आज यहां जेल में देखने को मिली है। यहां करीब 50 महिलाएं ऐसी हैं जो नशा बेचने और तस्करी के आरोप में सजा काट रही हैं। इस पर मंथन कर इन महिलाओं को जेल से निकलने पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसको लेकर एक टीम का गठन भी किया गया है। उन्होंने जेल में महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की भी प्रशंसा की। नई धारा बनाई कैदियों को सुधार के लिए, चाहे वो पुरुष हैं, मुझे जो मैंने देखा फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में, पर्सनली एरिया को देखकर, कि नशे से दूर करने के लिए या क्राइम लाइन से हटाने के लिए कि वो यहाँ से छूट कर भी जाएं तो एक अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करें। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उनको स्पोर्ट्स की तरफ डालना, उनको किसी अच्छी कुकिंग, किसी अच्छे पैकिंग, ऐसे कामों में डालना, ये अच्छी बात है ताकि उसको यहाँ से निकलते ही रोजी मिले। महिलाओं का जो मैंने पूरे हरियाणा की जेलों में नोट किया है, जब जेल से कोई महिला चली जाती है उसको कोई अडॉप्ट नहीं करता। उधर सिरसा में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के सभी नागरिक अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के साथ ही लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही वहां फॉगिंग भी करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और घरों के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है। सिरसा जिले में अब तक डेंगू के 65 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 7 उपचाराधीन हैं। डेंगू में अभी हमारे पास 65 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 54 के करीब मरीज काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और ठीक होकर वापस अपनी रूटीन कार्य कर रहे हैं और वो सभी ठीक हो चुके हैं और 7 मरीज अभी उपचाराधीन हैं। और इस प्रकार डेंगू वैसे तो फैल तो रहा है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति कंट्रोल में है और लोगों को इसके बारे में काफ़ी जागरूक किया जा रहा है और लोग भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। साथ के साथ हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी घर घर जाके लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं और पंचायतें भी काफ़ी सहयोग से और ये सब जनता के सहयोग और जागरूकता से ही संभव है कि जल्दी से जल्द हम इस डेंगू की बीमारी पे अपना ध्यान रखेंगे और काफ़ी मरीजों को इससे राहत मिलेगी और बीमारी जल्दी ना फैले। इसके लिए स्वच्छता ही एक जो बचाव है, वही स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो ही सबसे जल्दी ठीक हो पाएंगे। अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग भाग लेंगे। मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजरंग गर्ग ने कल जींद में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेले में महामंडलेश्वर कुमार स्वामी,
एक्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल, अन्य मंत्री, प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी और राजनेता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि समाज के सहयोग से अग्रोहा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। सरकार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल बनाने की मंजूरी देनी चाहिए ताकि गरीब व जरूरतमंद मरीज यहां अपना इलाज करवा सकें। इससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मरीजों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अग्रोहा धर्म नगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी की। एक्सीडेंट रोज होते हैं, मौके पर सुविधा ना मिलने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। ये भी कोई काम है? क्या सोच रही है? ट्रॉमा सेंटर भी सरकार को वहां तुरंत प्रभाव से उसकी मंजूरी देनी चाहिए, बनाना चाहिए। ये हमारी उनसे मांग है। अगर सरकार अग्रवा के विकास के लिए भी केस पैकेज देती है, मैं जींद की धरती पर बैठा हूं और मैं घोषणा करके जाता हूं, अरबों रुपए का पूंजी निवेश अग्रवा में करवाने की जिम्मेवारी हमारी, लाखों लोगों रोजगार भी दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। जब वहां पर इंडस्ट्री जोन नहीं बनाओगे, टेक्सटाइल हब नहीं बनाओगे, कोई सुविधा नहीं दोगे, कौन वहां बड़े बड़े सेठ आते हैं? यमुनानगर जिले में लगाए गए समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। नगर निगम के कमिश्नर एवं अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश पर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसमें टोटल आज 32 कंप्लेंट रिसीव हुई है। कंप्लेंट्स डिफरेंट टाइप की है, कुछ प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित थी, कुछ डेवलपमेंट चार्जेस संबंधित थी, कुछ कंप्लेंट सैनिटेशन से संबंधित थी, कुछ इंजीनियरिंग वर्क से संबंधित थी, कुछ पार्क्स में मेंटेनेंस से संबंधित थी। तो इसी प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स थी। कुछ कंप्लेंट्स का जो रेजोल्यूशन है वो हाथों हाथ किया गया, ऑन द स्पॉट किया गया, तो समाधान शिविर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और कुछ कंप्लेंट्स है जिसमें रिकॉर्ड वगैरह चेक करने की आवश्यकता है, वो कंप्लेंट्स भी एक प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के तहत जल्दी से जल्द उसको रेजोल्यूशन करना है। करीब 6 से 10 कंप्लेंट्स हैं जो जिनका रेजोल्यूशन ऑन द स्पॉट किया गया। वो नेम करेक्शन की थी प्रॉपर्टी आईडी की, या जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड स्टेटस था प्रॉपर्टी आईडी में, इसके अलावा लोकेशन चेंज के बारे में था। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं जो हाथों हाथ हो सकती थी, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अपनी समस्याओं का समाधान कराने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निपटारा किया गया है। प्रॉपर्टी आईडी में 88 गज से जगह 119 गज कर दी गई थी। मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ, जो कि अब कमिश्नर साहब ने ठीक करा दिया है। पिछले 6 महीने से एक ऑब्जेक्शन रेज कर रखी थी, जिसमें हमारी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी पे हमारा नाम ठीक था, नई प्रॉपर्टी आईडी से हमारा नाम हटा दिया गया था। उसके लिए मैं पिछले 6 महीने से ऑब्जेक्शन रेज कर रखी थी, जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी। आज शिविर में आने के बाद 15-20 मिनट के अंदर वो ऑब्जेक्शन और वो इशू हमारा रिजॉल्व करके हमारा नाम ऐड कर दिया। सरकार ने जो एजेंसी हायर की थी, सरकार को एजेंसी देख के हायर करनी चाहिए, क्या वो कैपेबल है या नहीं है एजेंसी, क्या उसने उस तरह का काम किया है नहीं किया। अगर मेरा मानना है कि अगर उस तरह की एजेंसी होती जो कैपेबल होती तो इतना इश्यूज़ क्रिएट ना होते। ये इश्यूज़ क्रिएट इसलिए हुए होंगे कि ना एजेंसी इतनी कैपेबल होगी और ना उसके जो मैन पावर उन्होंने अलॉट की होगी वो इतनी कैपेबल होगी कि वो इस काम को हैंडल कर पाए। पंचकुला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर से 19 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 1000 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान खेल और सांस्कृतिक के विभिन्न विधाओं में छात्र अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य प्रत्येक प्रतिभागी की पूरी क्षमता को उजागर करना है। सारे 19 डिफरेंट कैंपस में एक चैंपियन बनेगा, जो कि थर्ड डे होगा अवार्ड सेरेमनी में, उसको पता लगेगा। इसमें हमारे सारे के सारे 19 कैंपस है, जैसे कि सारे मेट्रोज हैं हमारे, जैसे पंचकुला में हमारा निफ्ट है, दिल्ली में हेड ऑफिस है हमारा, कन्नौज, बेंगलोर, श्रीनगर ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, फिर तमिलनाडु ले लीजिए, सारे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से ऑलमोस्ट 19 स्टेट से हमारे बच्चे आए। रायबरेली हो गया, दमन हमारा नया कैंपस है, जैसे बनारस है वहाँ से आए।
तो सारे के सारे 19 शहरों से अलग अलग जगह से हमारे बच्चे आए। ये 3 दिन चलेगा, आज इनॉग्रेशन है, उसके बाद 3 दिन चलेगा। जैसे कि बच्चे जाने एक दूसरे के कैंपस के बच्चे, तो पूरी जिंदगी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो एक दोस्ती का एक उनके नेटवर्किंग होती है बच्चों में। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।